नमस्कार साथियों। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, इसके अंदर पिछली क्लास के अंदर जो माइटोसिस डिवीजन था, समसूत्री विभाजन और उसकी भी कैरियोकाइनेसिस की जो चार अवस्थाएं थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, उन चारों अवस्थाओं के बारे में आपने विस्तार से स्टडी की, डायग्राम की सहायता से आपने पढ़ा। साथ ही साथ जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ तो आपने बात की साइटोकाइनेसिस की, और फिर इस माइटोसिस डिवीजन के बाद में एक सेल से दो सेल का निर्माण हो गया, और जो पेतरक कोशिका है और संतति कोशिका है, इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो आपने देखी थी, समान थी। ठीक है, इसी के साथ पिछली क्लास में हमने माइटोसिस डिवीजन को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में बात करने वाले मियोसिस डिवीजन के बारे में, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। और आपको पता है कि मियोसिस डिवीजन की अगर बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक मियोसिस फर्स्ट होता है जबकि दूसरा मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड के बारे में तो अगर आपने माइटोसिस के बारे में विस्तार से पढ़ा है पिछली क्लास में, तो मियोसिस सेकंड में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बार बार पढ़ते हैं कि माइटोसिस डिवीजन मियोसिस सेकंड के समान होता है। अगर हिंदी में बात करें तो जो समसूत्री जो विभाजन होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के समान होता है। मतलब जो काम समसूत्री विभाजन में हुआ है, सेम काम अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में भी होने वाला है। तो मेन बात किसके बारे में होने वाली है? मियोसिस फर्स्ट के बारे में, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के बारे में। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की जो कैरियोकाइनेसिस की चार अवस्थाएं होती है, उनमें मेनली चार अवस्थाओं के नाम देखे तो वही नाम होंगे जो समसूत्री विभाजन में है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और चारों के नाम तो सेम है, लेकिन जब आप मियोसिस फर्स्ट की बात करते हो तो सबके आगे फर्स्ट लगा देते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रोफेज फर्स्ट की भी 5 उप अवस्था होती है, जो आपने नाम पढ़े थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 जो अवस्थाएं इस प्रोफेज फर्स्ट की होती है। जबकि समसूत्री विभाजन में जो आपने प्रोफेज पढ़ा था वो इस प्रोफेज की तुलना में सिंपल था। वैसे आपने बताया था कि समसूत्री विभाजन में भी उन चारों अवस्थाओं में सबसे लंबी जो अवस्था होती है वो प्रोफेज होती है, वो बात आपकी सही थी। लेकिन इस प्रोफेज फर्स्ट की तुलना में वो प्रोफेज कुछ भी नहीं है। मतलब जब अपन बात करें माइटोसिस डिवीजन की, बात करें मियोसिस फर्स्ट की, बात करें मियोसिस सेकंड की, तो इन सभी की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें सबसे जटिल और सबसे लंबी कोई फेज है ना, वो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट है। और इसको अगर आपने समझ लिया तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान देने की कोशिश करना। आपको सबसे पहले यहां पर हेडिंग किसकी डालोगे बताओ? मियोसिस डिवीजन। हिंदी में बात करें तो आप बोल सकते हो अर्धसूत्री विभाजन। कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताता हूं। वैसे तो आप पढ़ चुके हो बार बार, लेकिन अगर कुछ चीज़ों को साथ में रिवाइज भी करते चलोगे तो आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस टॉपिक को जेनेटिक्स का सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है। लेकिन आप ध्यान से समझ रहे हो तो आपको सबसे इजी टॉपिक यही लगेगा। ध्यान देने की कोशिश करना। जब भी अर्धसूत्री विभाजन की बात आती है तो आपके माइंड में एक चीज़ तो पहले से सेट है कि सर कोई भी एक सेल होगी हमारे पास, और उस एक सेल के अंदर पहले होगा मियोसिस फर्स्ट, और जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा तो इस एक सेल से यहां पर 2 सेल बन जाएगी। और इसी प्रकार से मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में इसके अंदर अगला जो डिवीजन होने वाला है उसका नाम है मियोसिस सेकंड, और उसके अंदर ये जो 2 सेल है इनसे यहां पर 4 सेल बन जाएगी। मतलब इस विभाजन का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से पता है कि इस मियोसिस डिवीजन के अंदर सामान्यतः क्या होता है। इसके अंदर एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है। और एक बात आपको यह भी पता है कि जो गुणसूत्रों की संख्या आदि होगी वो इसी में होगी।
गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, ये भी आपको पता है। तो इसी के साथ इसकी बात करते हैं मियोसिस डिवीजन की। और दो टाइप का ये होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो ध्यान देने की कोशिश करना, बिल्कुल भी धीरे धीरे इसको समझते हुए लिखते हैं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उनको ध्यान से भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रहा हूं यहां पर मियोसिस डिवीजन की, ठीक है। हिंदी में क्या बोला जाता है आपको पता है? अर्धसूत्री विभाजन। और इसके दो भाग होते हैं, जिसमें इसका जो पहला पार्ट होता है उसको बोल दिया जाता है मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा इसका जो पार्ट है उसको बोला जाता है मियोसिस सेकंड। ठीक है। और इस मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच के अंदर जो अंतराल पाया जाता है उसको प्यारे दोस्तों बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज नहीं है ये, ध्यान रखना, इंटरकाइनेसिस है। इसके बारे में भी आप जानते हो। और इंटरकाइनेसिस के बारे में सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो ध्यान देने की कोशिश करना, आप इसके बारे में बोल सकते हो कि मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच के में पाया जाने वाला एक अंतराल है, जिसमें कोशिका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में मियोसिस सेकंड के लिए तैयार होती है। और इसके अंदर सामान्यतः दो फेज पाई जाती है, एक G1 होती है जबकि दूसरी G2 होती है। एस फेज की बात करें तो प्यारे दोस्तों याद रखना वो अब्सेंट होती है, मतलब इसके अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए की जो मात्रा डबल होने की आप बात करते हो ना, वो काम यहां पर नहीं होता, वो काम होता है इंटरफेज में। और इंटरफेज मुख्य रूप से पाई जाती है समसूत्री विभाजन के लिए। यहां पर बात कर रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन की, मतलब मियोसिस डिवीजन की बात कर रहे हैं। और मियोसिस डिवीजन के भी जो दो पार्ट हैं, जिसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड है, दोनों के मध्य पाए जाने वाले अंतराल को इंटरकाइनेसिस बोला जाता है, जिसके अंदर G1 और G2 फेज पाई जाती है। जी का मतलब यहां पर है ग्रोथ, या कई जगह गैप भी लिखा होता है, जिसमें कोशिका अपने पेतरक के समान होती है, क्योंकि आगे जाकर उसको वापिस क्या करना है, विभाजन करना है। एक चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इस मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो इसमें कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाएं होती है। मियोसिस सेकंड के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस की 4 ही अवस्थाएं होती है, और चारों के नाम जो समसूत्री विभाजन में हमने पढ़ा है वही नाम होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज। बस फर्क इतना सा होता है कि जब मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं तो सभी के आगे फर्स्ट लगा दिया जाता है। एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टिलोफेज फर्स्ट। हाँ, आप बिल्कुल बोल सकते हो, आप जहां पर भी बैठ के पढ़ रहे हो वहां से आप बैठे बैठे बोल सकते हो। याद रखना, वो आप अगर साथ साथ खुद भी बोलोगे, रिवाइज करोगे, तो आपके माइंड की जो परमानेंट जो मेमोरी है उसमें ये चीजें सेव हो जाएगी। और जब बात करेंगे मियोसिस सेकंड की, तो मियोसिस सेकंड के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाएं होगी, लेकिन सभी के आगे सेकंड लगा दिया जाएगा। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टिलोफेज सेकंड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी 5 उप अवस्थाएं होती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर गुणसूत्रों की वास्तविक रूप से जो आधी संख्या होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती, मतलब ये माइटोसिस के समान होता है। किसके समान होता है बताओ? माइटोसिस के समान होता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें यहां पर नोट करनी है और फिर आगे समझते हैं इस टॉपिक को। ध्यान देना, पहले इंटरकाइनेसिस की बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में आपको सिंपल सा बताना है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। के मध्य का अंतराल
इंटरकाइनेसिस कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां से क्या ध्यान रखोगे, इसमें G1 और G2 फेज पाई जाती है। आप बोल सकते हो कि S फेज एब्सेंट होती है इसमें। ठीक है। अगर मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो इस मियोसिस फर्स्ट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। और इसकी बात करें मियोसिस सेकंड की तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है पैतृक और संतति में, इसलिए इसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। ये इसका अन्य नाम है। इनके बारे में आगे विस्तार से बात करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। एक साइड में बात कर रहे हैं किसके बारे में, मियोसिस फर्स्ट के बारे में, और एक साइड में बात कर रहे हैं मियोसिस सेकंड के बारे में। और इसके दोनों के बीच का पाया जाने वाला जो अंतराल है इसको इंटरकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। इतना आपको समझ में आ गया, ध्यान देना। बात करें किसकी, मियोसिस फर्स्ट की, तो ध्यान देना इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इसी प्रकार से मियोसिस सेकंड में क्या बताओगे, मियोसिस सेकंड में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। मतलब आप सिंपल सा बोल सकते हो कि मियोसिस सेकंड माइटोसिस, या हिंदी में बात करें तो समसूत्री विभाजन के समान होता है। इसलिए मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मियोसिस सेकंड है ये किसके समान होता है, तो आज के बाद में ध्यान रखना ये माइटोसिस के क्या होता है प्यारे दोस्तों, समान होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। मियोसिस सेकंड के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती, समसूत्री विभाजन में भी नहीं होती,
समसूत्री विभाजन में भी एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, मियोसिस सेकंड में भी एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। तो आप सोच रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में तो सर आपने बताया था कि एक कोशिका से चार कोशिका बनती है, और यहां पर आप बात कर रहे हो कि एक कोशिका से दो बनती है। मैं ओनली बात कर रहा हूं मियोसिस सेकंड की। मियोसिस डिवीजन में एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती है। ये दो से मिलकर बना होता है, दो भाग होते हैं इसके, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट वाला एक कोशिका से दो कोशिका बना देता है, फिर ये सेकंड वाला दो कोशिका से चार कोशिका बना देता है। कितनी कोशिका से? दो कोशिका से। एक कोशिका से तो कितनी बनाता है? दो ही बनाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। साथ ही साथ इनकी अवस्थाओं की बात करें तो वो भी समसूत्री विभाजन के साथ मिलती है, क्योंकि इस मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी उप अवस्थाएं होती है, लेकिन इसकी बात करें तो कोई उप अवस्थाएं नहीं होती। उनके भी साथ में नाम नोट कर लेते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा अगर इस टॉपिक के बारे में बेस क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको आगे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान देना, मियोसिस फर्स्ट की अवस्थाओं की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर सबसे पहली अवस्था प्रोफेज फर्स्ट, दूसरी अवस्था की बात करें तो उसका नाम है मेटाफेज फर्स्ट, तीसरी अवस्था एनाफेज। लेकिन मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो आगे क्या लगाओगे? फर्स्ट लगाओगे। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों जो चौथी जो अवस्था होती है उसका नाम होता है टिलोफेज। आगे लगा देना है आपको फर्स्ट। इसी प्रकार से बात करते हैं किसकी? मियोसिस सेकंड की। तो यहां पर आपको सिंपल सा क्या लिखना है? मियोसिस सेकंड की अवस्थाएं जिसमें सबसे पहली जो अवस्था है उसका नाम होगा प्रोफेज सेकंड। इसके बाद वाली जो फेज है उसको बोला जाता है मेटाफेज सेकंड। इसके बाद अगली फेज आ जाएगी एनाफेज सेकंड, और लास्ट में आ जाएगी प्यारे दोस्तों टिलोफेज सेकंड। लेकिन अगर इस प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो याद रखिएगा इसकी 5 उप अवस्थाएं होती है। उनके नाम आप वैसे लिख भी चुके हो, बाकी आगे और लिख लेंगे। ट्रिक के अंदर आपने एक साथ लिखा था ना। 5 उप अवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से और ध्यान रखना, ये जो अवस्थाओं की बात कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट की, और ये जो 4 अवस्थाएं आपने इधर लिखी है और 4 ही अवस्थाएं आपने इधर लिखी है, प्यारे दोस्तों ये अवस्थाएं जब कंप्लीट होगी ना तो ओनली फॉर ओनली केंद्र का विभाजन होगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा। और ओनली केंद्र का विभाजन होने से कोशिका का विभाजन नहीं होता, पहले केंद्र का विभाजन होगा और उसके बाद में जो साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य है उसका जब विभाजन हो जाएगा तो एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी। तो याद रखिएगा ये कंप्लीट होने के बाद में यहां पर क्या होने वाला है? साइटोकाइनेसिस होने वाला है। तो ये जो 4 आपने यहां पर अवस्थाओं के नाम लिखे हैं, इसके बाद में याद रखिएगा, यहां लिख दो आप, ये कंप्लीट होने के बाद में आगे होगा साइटोकाइनेसिस। इसी प्रकार से जब ये कंप्लीट हो जाएगी चारों अवस्थाएं तो इसके बाद में इसमें भी क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के बारे में आपको फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि हमने पिछली क्लासों में इसके बारे में जाना था कि जो साइटोप्लाज्मा या जो कोशिका द्रव्य होता है इसी के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोला जाता है, जबकि केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। इसके साथ इसकी अवस्थाओं के नाम यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है जबकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती। साथ ही साथ ये माइटोसिस डिवीजन के समान होता है और इन दोनों के बीच में पाया जाने वाला जो अंतराल है ना उसको बोला जाता है इंटरकाइनेसिस, जिसके अंदर G1 फेज पाई जाती है, G2 फेज पाई जाती है, S फेज एब्सेंट होती है। ये यहां से आपको बेसिक बातें ध्यान रखनी है। और इससे पहले बात करें तो आपको पता है मियोसिस डिवीजन के अंदर एक सेल से 4 जो सेल है इनका निर्माण होता है और साथ ही साथ गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। लेकिन जो गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है उसके लिए जिम्मेदार मियोसिस सेकंड नहीं होता, ओनली मियोसिस फर्स्ट होता है। क्यों? क्योंकि मियोसिस सेकंड माइटोसिस डिवीजन के समान होता है। ठीक है, इसके बाद में यहां से जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में, और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना। अर्धसूत्री विभाजन, इंग्लिश में अगर बात करें तो आप बोल सकते हो मियोसिस डिवीजन। की अवस्थाओं के नाम। और ये क्वेश्चन किस में पूछा जाता है? शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा भी जा चुका आपकी एग्जाम में। ऐसी कंडीशन के अंदर देखो इसमें ना तो मियोसिस फर्स्ट की अवस्थाएं पूछ रहे हैं ना ही मियोसिस सेकंड की अवस्थाएं पूछ रहा है, ओनली बात कर रहा है ये मियोसिस डिवीजन की। मतलब आपको दोनों की अवस्थाएं बता के आनी है, मियोसिस फर्स्ट की तो ये रही आपके सामने और मियोसिस सेकंड की ये रही। और मियोसिस फर्स्ट की भी जो प्रोफेज फर्स्ट है इसकी जब मियोसिस फर्स्ट अभी पढ़ेंगे तो पांचों उप अवस्थाओं के नाम लिखेंगे तो वो भी साथ में आप ऐड कर सकते हो। इसी के साथ आपकी कुछ बेसिक बातें यहां पर कंप्लीट होती है। और अब बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की। हिंदी में आप बोल सकते हो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। ठीक है, और इसकी भी सबसे पहली जो अवस्था है उसकी बात करते हैं। और प्यारे दोस्तों उसका यहां पर क्या नाम है? प्रोफेज। और आगे फर्स्ट लगाना है आपको। प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं और ध्यान देना इसकी जो भी चारों अवस्थाएं होगी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही है, सबसे जटिल भी होती है और सबसे लंबी अवस्था भी होती है। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं फिर इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ध्यान देना आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि मियोसिस फर्स्ट की यह सबसे लंबी और जटिल अवस्था होती है। बाकी अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए आपसे मियोसिस फर्स्ट ना देके और सिंपल सा पूछा जाए कि जो मियोसिस डिवीजन है इस मियोसिस डिवीजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? सबसे लंबी और जटिल फेज तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको इसका आंसर क्या बता के आना है? प्रोफेज फर्स्ट। क्योंकि मियोसिस
डिवीजन की ये बात कर रहा है, मतलब ये मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के पूछने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मियोसिस सेकंड की जो प्रोफेज है वो तो माइटोसिस के समान होती है, सिंपल होती है, उसका तो आगे विभाजन नहीं होता, मतलब उसकी उप अवस्थाएं नहीं पाई जाती, तो सबसे जटिल यही मानी जाती है। साथ ही साथ इसकी अवस्थाओं की बात करें तो उनके भी नाम नोट कर लेते हैं, ध्यान देना, याद रखिएगा। प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप अवस्थाएं होती है। पांचों के नाम सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, जिसमें पहली अवस्था जो है उसका नाम है लेप्टोटीन। दूसरी फेज का नाम है जाइगोटीन। तीसरी फेज को पेचिटीन या कई जगह इसको पेकेटीन भी लिखा हुआ मिलता है, ध्यान रखना, पेचिटीन, या फिर कई जगह इसका नाम लिखा हुआ मिलता है पेकेटीन, तो ये एक ही है। चौथी फेज की अगर बात करें तो उसका नाम होता है डिप्लोटीन। और लास्ट इसकी जो अवस्था है उसका नाम होता है प्यारे दोस्तों डाइकाइनेसिस। ये मैंने सभी के एक साथ नाम लिख दिए, और यहां से भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया था। कि अर्धसूत्री फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्थाओं के नाम, ओनली फॉर ओनली इसने मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट वाला पार्ट है, इसकी जो ये 5 उप अवस्थाएं है ना, इनके नाम पूछे कि जो नाम है ना उसको क्रम से लिखिए, और ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछा गया था। इसी कंडीशन में ओनली फॉर ओनली आपको ये 5 नाम लिख के आने हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। याद रखिएगा, इनके ये जो नाम है या ये जो अवस्थाएं हैं ये क्रम से चलती है। जब लेप्टोटीन कंप्लीट होगी तभी जाइगोटीन आएगी। इसका मतलब आप जाइगोटीन को पहले नहीं लिख सकते, लेप्टोटीन को बाद में नहीं लिख सकते, क्योंकि लेप्टोटीन कंप्लीट होने के बाद ही जाइगोटीन देखने को मिलती है। अगर लेप्टोटीन तक ही आप नहीं पहुंचे तो जाइगोटीन आएगी ही नहीं, तो आप पहले कैसे लिख सकते हो। तो ध्यान रखना, ये अवस्थाएं जो है ना ये क्रम से चलती है। अब सबसे पहले इन अवस्थाओं के अंदर मेन जो बातें होती है उनकी मैं बात करता हूं, ध्यान देने की कोशिश करना। सबसे पहले आपने यहां पर जिस फेज का नाम लिखा है उसका नाम है लेप्टोटीन। ठीक है, इस लेप्टोटीन के लिए आपको क्या ध्यान रखनी है, जो इसका की पॉइंट है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रखना, इसमें एक तो गुणसूत्र की जो संरचना है ना वो गुलदस्ते नुमा संरचना होती है, मतलब गुणसूत्र गुलदस्ते के समान दिखाई देता है, और इस अवस्था को बुकेट अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बुकेट अवस्था, ये इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगली फेज की अगर बात करें तो उसका मैंने आपको नाम लिखाया यहां पर जाइगोटीन। जाइगोटीन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि एक तो इसके अंदर सिनेप्सिस की घटना देखने को मिलती है। बताओ किसकी घटना? सिनेप्सिस की। अब ये सिनेप्सिस क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, उसकी बातें अभी करने वाले हैं, लेकिन एक बार आपको कम से कम ये तो पता होना कि कौन सी फेज में क्या होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, एक तो इसमें सिनेप्सिस की घटना देखने को मिलती है, और साथ ही साथ
जब ये सिनेप्सिस की घटना कंप्लीट हो जाती है तो यहां पर एक संरचना बनती है जिसका नाम होता है बाइवेलेंट। ठीक है। जाइगोटीन के बाद में अगली जिस फेज का आपने नाम लिखा है उसका नाम है पेचिटीन। पेचिटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। जिसको हिंदी में बोला जाता है जीन विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। और साथ ही साथ यहां पर गुणसूत्रों की जो अवस्था है वो टेट्राड अवस्था में देखने को मिलती है। ये क्या होता है टेट्राड, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। अगली जो फेज है ना प्यारे दोस्तों, उसका नाम आपने देखा है डिप्लोटीन। और इस डिप्लोटीन फेज में एक तो क्याज मेटा देखने को मिलता है। क्याज मेटा जिसकी शेप देखे तो अक्ष के आकार की होती है। ठीक है, मेनली क्याज मेटा डिप्लोटीन में देखने को मिलता है। और डिप्लोटीन के बाद में अगली इसकी फेज की बात करें तो उसका नाम है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस है ना। और इसमें ध्यान रखना केंद्रिका और साथ ही साथ बात करें केंद्रक झिल्ली की तो ये विलुप्त हो जाते हैं। और यहां पर एक घटना होती है, वैसे अगर देखा जाए तो वो घटना डिप्लोटीन के एंड में जाते समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जो अक्ष शेप की संरचना बनी है जिसको क्याजमेटा के नाम से जाना जाता है, ये संरचना के अंदर आप समझोगे आगे जाकर कि जो समजात गुणसूत्र है उसकी भुजाएं यहां पर जुड़ी होती है, अक्ष शेप के अंदर जुड़ी होती है और फिर वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। तो वो जो अलग अलग होती है ना वो डाइकाइनेसिस में होती है और जिसको बोला जाता है टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन हिंदी की अगर बात करें तो आप बोल सकते हो उपांति भवन। ऐसी कुछ बातें जो यहां से आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है। और ध्यान रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है इन पांचों अवस्थाओं की, बाकी तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन सभी का डायग्राम बनाएंगे। और ये जो भी मैंने यहां पर लिखे हैं आपके सामने, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्या होता है। लेकिन डायरेक्ट अगर कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको लगभग यही बातें पूछी जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे आपकी कॉलेज एग्जाम के अंदर भी पूछा हुआ है। एक तो ये पूछा हुआ है सिनेप्सिस वाला फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कि जो सिनेप्सिस का जो निर्माण है ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में होता है, तो आपको ध्यान रखना है जाइगोटीन में होता है। बताओ किस में होता है? जाइगोटीन में। एक क्वेश्चन की बात करें इस क्रॉसिंग ओवर वाले की, बहुत बार पूछा हुआ है कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी फेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना पेचिटीन में देखने को मिलता है। अब आपकी जो कॉलेज की जो किताबें चलती है उनके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक क्रॉसिंग ओवर लिखा हुआ मिलेगा डिप्लोटीन में। किस में लिखा हुआ मिलेगा? डिप्लोटीन में लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो टेट्राड है ये लिखा हुआ मिलेगा आपको जाइगोटीन में। तो आप टेंशन मत लेना कि हमारी किताब में कुछ अलग है और यहां पर अलग है। ये जो भी मैंने डाटा लिखाए हैं ये एनसीईआरटी की ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग लिखाए हैं। तो आपको यही याद रखना है कि जो गुणसूत्रों की गुलदस्ते नुमा जो संरचना देखने को मिलती है जिसको बुकेट फेज के नाम से ही जाना जाता है, ये तो देखने को मिलती है लेप्टोटीन में।
जाइगोटीन की बात करें तो इसके अंदर सिनेप्सिस और बाइवेलेंट देखने को मिलता है। पेचिटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर मतलब जीनों का आदान प्रदान, जीन विनिमय और टेट्राड देखने को मिलता है। डिप्लोटीन के अंदर क्याजमेटा जिसकी शेप होती है अक्ष के आकार की। और प्यारे दोस्तों बात करें डाइकाइनेसिस की तो इसके अंदर केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है और साथ ही साथ ये जो क्याजमेटा है ना इसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, मतलब क्याजमेटा भी विलुप्त हो जाता है। अब एक चीज देखना, आपने जब समसूत्री विभाजन पढ़ा था तो आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद किया था कि प्रोफेज फेज के अंदर क्रोमोसोम आता है और बाकी सब कुछ चला जाता है। वहां पर आपने देखा था कि केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई थी, केंद्रिका विलुप्त हो गई थी, कुछ कोशिकांग भी विलुप्त हो गए थे और साथ ही साथ विलुप्त या आदर्श हो गए थे और साथ ही साथ जो क्रोमेटिन पदार्थ है ना वो विलुप्त होकर या संघनित होकर आप बोल सकते हो उनने नया रूप ले लिया था जिसका नाम था क्रोमोसोम या क्रोमोजोम, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणसूत्र। तो वो बात किसकी थी? प्रोफेज की। तो वो बात प्रोफेज फर्स्ट में भी लागू होगी। मतलब इस प्रोफेज फर्स्ट की अगर बात करें तो इस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर भी वो केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली और जो कुछ कोशिकांग है वो यहां पर विलुप्त होंगे। लेकिन ध्यान देना वो विलुप्त होंगे, इसकी जो उपअवस्थाएं हैं उसकी एंड वाली जो उपअवस्था है ना जिसका नाम है डाइकाइनेसिस, इसके अंदर जाकर विलुप्त होंगे। और ये बात सही भी है। क्यों? क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट कब होगी? जब डाइकाइनेसिस कंप्लीट होगा। और इसमें आपने ये भी पढ़ा था कि प्रोफेज कंप्लीट होने के बाद में केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी ये यहां पर लेप्टोटीन अवस्था आते ही तो प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगी, यहां से तो इसकी स्टार्टिंग हुई है। एंड कहां पर होगा? डाइकाइनेसिस पर। और जैसे ही एंड हो जाएगा तो ये चीजें खत्म हो जाएगी। अब देखो इनको थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूं, फिर डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा, ध्यान देने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं लेप्टोटीन की। देखो लेप्टोटीन में क्या होता है, जो गुणसूत्र है वो पहले क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में मतलब दागेनुमा आकार के अंदर या आकृति के अंदर कोशिका के केंद्र के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। अब ये जो बिखरे हुए जो क्रोमेटिन पदार्थ है, ये क्रोमेटिन पदार्थ जब प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होगी मतलब जब लेप्टोटीन स्टार्ट होगी तो ये एक दूसरे के पास पास आएंगे, संघनित होंगे, इकट्ठे होंगे। और जब ये इकट्ठे होकर क्रोमोसोम या गुणसूत्र का रूप लेते हैं ना तब इनको जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है तो यहां पर लगता है कि सभी जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो एक साथ इकट्ठे हो गए। केंद्र की बात करें तो उसमें किनारों की तरफ ये इकट्ठे हो जाते हैं और गुणसूत्र का रूप लेते हैं। तो वहां पर उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाए तो यहां पर एक संरचना बनती है। इसलिए बोला जाता है कि लेप्टोटीन के अंदर जो गुणसूत्रों की संरचना है वो गुलदस्ते के समान होती है और इस फेज को बोला जाता है बुकेट फेज। बताओ क्या बोला जाता है? बुकेट फेज। अब ध्यान देना इस जाइगोटीन अवस्था में क्या होगा, दो समजात गुणसूत्र पास पास में आएंगे और पास पास में आकर जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताओ? जोड़ा। समजात गुणसूत्र क्या होता है ये बातें भी हमने पढ़ी थी। एक होता है समजात और एक होता है विषमजात। समजात का मतलब होता है कि ऐसे दो गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमियर की स्थिति समान हो, साथ ही साथ उसके ऊपर जो भी जीन पाए जाते हैं उन जीनों का क्रम समान हो और साथ ही साथ आपको पता है कि सेंट्रोमियर की सहायता से दो अर्ध गुणसूत्र जुड़े होते हैं, मतलब गुणसूत्र की भुजाएं जुड़ी होती है और जिसमें भुजाएं भी समान हो, ऐसे दो गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र बोलते हैं। तो ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि मेरा ये जो हाथ है ये एक गुणसूत्र है और ये जो हाथ है ये भी एक गुणसूत्र है। इसके अंदर भी 5 अंगुली है, इसके अंदर भी 5 अंगुली है, मतलब अंगूठे को भी साइंस की भाषा में अंगुली बोला जाता है। ठीक है, ध्यान देना, ये विकसित है 4 और ये अल्प विकसित है। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी चीजें इस हाथ के समान है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समजात है। और ये समजात गुणसूत्र है, इस समजात गुणसूत्र के पास में आएगा तभी यहां पर क्या बनेगा? जोड़ा बनेगा। तो दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के जो पास पास आते हैं ये इन दोनों का यहां पर युग्मन होता है या फिर इन दोनों का यहां पर संलयन होता है। इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? सिनेप्सिस बोला जाता है। बताओ क्या बोला जाता है? सिनेप्सिस। और ये सिनेप्सिस की घटना जाइगोटीन फेज में दिखाई देती है। जाइगोटीन प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था है। प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट की फेज है और मियोसिस फर्स्ट किसका पार्ट है? मियोसिस डिवीजन का। अब जैसे ही
ये गुणसूत्र और ये गुणसूत्र है और दोनों गुणसूत्र आपस में समजात है, एक दूसरे के पास में आ गए। तो संख्या में तो दो है, पहले भी दो ही थे, एक इधर था और एक इधर था, लेकिन आप पास पास आकर एक जोड़ा बना लिया। क्या बना लिया भाई? एक जोड़ा। और एक जोड़े के अंदर संख्या कितनी होती है? दो होती है। तो ये एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े को एक साथ में बोला जाता है बाईवेलेंट, क्योंकि हमने बचपन के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ा है कि मोनो का मतलब एक होता है, डाई या बाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पांच, हेक्सा का मतलब छह। इस प्रकार से हम पढ़ते थे। तो यहां पर लिखा हुआ है बाईवेलेंट। तो ये जो बाई टर्म है ना, इसका मतलब है दो। और समजात गुणसूत्र कितने बताए हैं इस जोड़े के अंदर? दो बताए मैंने, इसलिए इसको बोला जाता है बाईवेलेंट। चलो, आपने यहां तक क्या पढ़ा है कि सर जो क्रोमेटिन पदार्थ थे, धागे नुमा संरचना थी, वो इस कोशिका के केंद्रक में बिखरे हुए थे, वो पास पास आए, संघनित हुए, गुणसूत्र का रूप ले लिया। ठीक है, ये बातें तो हो गई लेप्टोटीन में। गुणसूत्र का रूप लेने के बाद में वहां पर जो समजात गुणसूत्र है वो आपस में जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़े। समजात गुणसूत्र जो पास आकर उनका युग्मन होता है, संलयन होता है या एक दूसरे के पास आते हैं, इस मैकेनिज्म को तो बोला जाता है सिनेप्सिस, और उस जोड़े को एक साथ में बोला जाता है बाईवेलेंट। बताओ क्या बोला जाता है? बाईवेलेंट। ये बातें हो जाती है जाइगोटीन में। अब इस जाइगोटीन के बाद में अगली फेज आती है पेचिटीन की। अब जो दो गुणसूत्र पास पास में आए थे, दोनों एक दूसरे के समजात थे, इनकी भुजाएं यहां पर मिल जाती है। जो पास पास में आने के बाद में इनकी भुजाएं आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है। अब कई जगह तो लिखा होता है कि जब ये भुजाएं आपस में मिलती है तो भुजाओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो इन भुजाओं के ऊपर पाए जाने वाली जो जीन है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है मुख्य रूप से जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है, उनका आदान प्रदान होता है, और इसी को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। बताओ क्या बोला जाता है? क्रॉसिंग ओवर। अब एक चीज हमने और पढ़ी थी, हमने जाना था कि एक गुणसूत्र की बात करें ना, तो एक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है, और आपस में दो अर्ध गुणसूत्र सेंट्रोमियर की सहायता से जुड़े होते हैं। बताओ किसकी सहायता से जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर की सहायता से। अब मेरे को ये बताओ आप कि यहां पर जो समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बना है, उस जोड़े के अंदर एक गुणसूत्र है या दो गुणसूत्र है? जोड़े का मतलब ही क्या होता है? दो। तो गुणसूत्र कितने हैं? दो। और आपने पढ़ा है कि एक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। तो बताओ यहां पर दो गुणसूत्र कितने अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बनेंगे? चार से। और चार के लिए टर्म यूज करते हैं टेट्रा, तो यहां पर टेट्राड अवस्था देखने को मिलती है। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि बहुत सारी बुक्स में यह लिखा हुआ है जाइगोटीन के अंदर कि जाइगोटीन के अंदर टेट्राड अवस्था आती है, लेकिन आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो वहां पर उसमें मिलेगा कि पेचिटीन अवस्था में स्पष्ट रूप से यहां पर टेट्राड देखने को मिलता है। जब उनकी समजात गुणसूत्रों की भुजाओं के मध्य जीनों का आदान प्रदान होता है, क्रॉसिंग ओवर की घटना संपन्न होती है, तब यहां पर टेट्राड देखने को मिलता है। कुछ बुक में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर बाईवेलेंट बना है, मतलब समजात गुणसूत्र जो है वो संख्या में दो है, और एक गुणसूत्र के अंदर दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, तो दो में कितने हो जाएंगे? चार। तो इस बाईवेलेंट के अंदर भी टेट्राड है, लेकिन ये टेट्राड दिखेगा कौन सी फेज में? पेचिटीन में दिखेगा। बताओ किस में दिखेगा? पेचिटीन में। और इन्हें पांचों अवस्थाओं की मैं बात करूं, प्रोफेज फर्स्ट की भी, तो इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कोई फेज है ना, तो उसका नाम पेचिटीन है। क्यों? क्योंकि इस पेचिटीन फेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, जीनों का आदान प्रदान होता है, और आपको पता है कि आने वाली पीढ़ी के अंदर वेरिएशन या विभिन्नता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर होगा, उत्पन्न होने वाली संतति में अपने पैतृक से कुछ अलग लक्षण आएगा, तभी तो जैव विविधता बढ़ेगी, मतलब कुछ नए लक्षण प्रकट होंगे। पीछे वाली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कुछ नए कैरेक्टर उत्पन्न होंगे, उसके लिए जिम्मेदार होता है क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है पेचिटीन में। पेचिटीन प्रोफेज फर्स्ट की फेज है, और प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट की क्या है? फेज है। अब ध्यान देना क्या हुआ था, आपने सिंपल सा पढ़ा कि क्रोमेटिन पदार्थ बिखरे हुए थे, मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण कर लिया, फिर दो समजात गुणसूत्र पास पास आ गए,
जोड़ा बना लिया जिसको बाइवेलेंट बोल दिया, जोड़े के मध्य जीनों का आदान प्रदान हो गया जिसको आपने क्रॉसिंग ओवर बोल दिया, और जब जीनों का आदान प्रदान हुआ यहाँ पर भुजाएं आपस में जुड़ी तो यहाँ पर टेट्राड अवस्था भी आपको देखने को मिली। और जैसे ही ये अवस्था पेचिटीन अवस्था खत्म होती है तो अब क्या होगा, ध्यान देना, ये जो भुजाएं है ना ये वापिस अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग। एक बार के लिए आप समझना, जैसे ये गुणसूत्र की एक भुजा है और ये गुणसूत्र की दूसरी भुजा है, ये दोनों जो गुणसूत्र की भुजाएं हैं ये आपस में मिल गई। क्या हो गई? मिल गई, मतलब इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गया, और क्रॉसिंग ओवर का मतलब जीनों का आदान प्रदान। इस गुणसूत्र की भुजा में जो जीन थे वो इसमें चले गए और इसमें जो थे वो इसमें चले गए। अब जब इनका टर्मिनलाइजेशन होगा, उपांति भवन होगा, ये अलग अलग होगी, तो ध्यान देना ये भुजा इधर से अलग होना स्टार्ट होगी और इधर से अलग होना स्टार्ट होगी। लेकिन ये जब धीरे धीरे अलग होगी तो इसमें एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस कंडीशन पर जाकर ये ओनली फॉर ओनली एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई होगी। अरे ऐसी कंडीशन आएगी या नहीं आएगी? और इस कंडीशन के अंदर इन भुजाओं को जब देखा जाता है ना तो यहां पर एक शेप बनती है, कैसी? अक्ष शेप है, जिसका नाम होता है क्याजमेटा। और प्यारे दोस्तों ये जो क्याजमेटा है ना ये डिप्लोटीन में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? डिप्लोटीन में। और ये आगे जाकर डाइकाइनेसिस में खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ पूरी कोशिका की बात करें तो यहां पर केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली भी आगे जाकर विलुप्त हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको डायरेक्ट याद रखने। इसके बाद में मैं यहां पर इस बात को जो डायग्राम है उस डायग्राम की सहायता से भी आपको समझा देता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं एक नॉर्मल सेल की। तो देखो जैसे ये बिल्कुल एक नॉर्मल सेल है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसकी? नॉर्मल सेल की। और नॉर्मल सेल के अंदर चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मध्य के अंदर जो इसका सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो पाया जाता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। और ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको बोल दिया जाता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और साथ ही साथ इसी केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है। और भी इसमें बहुत सारे यहां पर कोशिकांग होते हैं, लेकिन यहां पर जो अपने सेल डिवीजन में काम आता है उस कोशिकांग की बात कर लेते हैं। तो ध्यान देने की कोशिश करना, उसका नाम होता है सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो एक बार के लिए आपने मान लिया कि सर ये सेंट्रोसोम है। और इस सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल है बताओ? 2 सेंट्रियोल है। और ये जो सेंट्रोसोम है इसमें पाए जाने वाले जो सेंट्रियोल है ये भी इस प्रोफेज फर्स्ट के एंड में, मतलब जब डाइकाइनेसिस आएगा तो एक दूसरे से विपरीत, मतलब एक इधर वाले पोल की तरफ और एक इधर वाले पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब मेटापेज फर्स्ट आएगा तो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण कर लेंगे और साथ ही साथ गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ जाएंगे। तो ये ध्यान देना, ये एक नॉर्मल सेल मैंने आपको सामने बनाई है। और इसके अंदर इसका जो केंद्रक है इसके अंदर यहां पर क्रोमेटिन पदार्थ है जो बिल्कुल यहां पर बिखरे हुए हैं और आगे जाकर यही किसका रूप लेंगे? क्रोमोसोम का रूप लेंगे। तो ध्यान देना इनका नाम क्या है? क्रोमेटिन। और इन क्रोमेटिन के ऊपर पिछली क्लासों में बात भी हुई थी इसके बारे में कि इन क्रोमेटिन के ऊपर यहां पर कणनुमा आकार की संरचना पाई जाती है जिनका नाम होता है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर नाम होता है।
मतलब क्रोमेटिन के ऊपर क्रोमोमियर पाए जाते हैं, ना कि क्रोमोमियर के ऊपर क्रोमेटिन पाया जाता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान देना, अब क्या होगा जब प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होगी तो उसकी सबसे पहली अवस्था आएगी और जिसका नाम होगा लेप्टोटीन। तो ये यहां पर वही कोशिका है जो आपने स्टार्टिंग में ली है। यहां पर इसकी जो केंद्रक झिल्ली है ये विलुप्त होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी विलुप्त नहीं हुई है क्योंकि अभी प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ। और इसी प्रकार से ये केंद्रिका भी विलुप्त होना स्टार्ट हो गई। और साथ ही साथ आप समझना, ध्यान देना, जो क्रोमेटिन पदार्थ है ये क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर रूप ले लेंगे गुणसूत्र का। इस प्रकार से गुणसूत्र का रूप ले लेंगे और किनारों के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, जिनको आप एक साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि ये गुलदस्ता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो अर्ध गुणसूत्र से मिलकर बने होते हैं, मतलब इनके बीच में पाया जाता है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर आपने बना दिया है सेंट्रोमियर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, ये रूप ले चुके हैं किसका, आप ध्यान देना, इनको आपको एक साथ क्या बोल सकते हो, आप इनको गुणसूत्र बोल सकते हो या इंग्लिश में क्रोमोसोम बोल सकते हो आप। ठीक है, और ये जो यहां पर जो संरचना दिखाई देती है ये किसके समान देती है, गुलदस्ते के समान संरचना। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, इसको बुक्केट अवस्था बोला जाता है। बुक्केट अवस्था, इतना सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और अपन बात किसकी कर रहे हैं, लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन की बात कर रहे हैं। और यहां से आप एक सिंपल सी ट्रिक भी याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी अवस्थाएं हैं और कौन सी अवस्था में क्या होता है कई बार भूल जाते हैं। वैसे आपको ट्रिक कम से कम याद करनी चाहिए, समझने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें जिनको क्रम से याद करना हो या किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के पास में जाने के लिए ये चीजें काम आती है। बाकी लाइफ टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम तक अगर टॉपिक को याद रखना है तो उसको आपको समझना ही पड़ेगा, वही इसका इलाज है। आप बोल सकते हो यहां पर सिंपल सा कि लैपटॉप के साथ बुक भरी, मतलब ये ऑफर चल रहा है कि आप लैपटॉप को परचेज करते हो तो आपको साथ में बहुत सारी बुक्स भी फ्री मिलेगी। इससे आप इतना सा याद रख लेना कि लेप्टोटीन फेज के अंदर बुक्केट अवस्था देखने को मिलती है, मतलब गुणसूत्रों की जो संरचना है वो गुलदस्ते के समान होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यहां पर होगा क्या, जब ये लेप्टोटीन अवस्था आएगी ना तब जो क्रोमेटिन पदार्थ है ये क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर क्रोमोसोम का रूप लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसके बारे में, लेप्टोटीन के बारे में। अब अगली फेज मेरे को ये बताओ कि इस लेप्टोटीन के बाद में
अगली जो अवस्था आएगी उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा जाइगोटीन। और जाइगोटीन अवस्था के अंदर वही सेल आपके पास ये कोशिका है, और इस कोशिका में केंद्रक झिल्ली और साथ ही साथ केंद्रिका विलुप्त होने की कगार पर है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जो समजात गुणसूत्र हैं वो पास पास आएंगे। मैंने ये आपके सामने दो जोड़े बनाए, ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं, है ना, आपको समझाने के लिए। आगे की अवस्थाओं में इनमें से एक जोड़ा ही उठाएंगे ताकि आपको डायग्राम में अच्छे से समझ में आ सके। बाकी ऐसे बहुत सारे जोड़े हो सकते हैं। तो ध्यान देना, ये जो गुणसूत्र है ना, ये गुणसूत्र और ये गुणसूत्र एक दूसरे के जो पास आए हैं, इस घटना को बोला जाता है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस बोला जाता है। और ये सिनेप्सिस की घटना कंप्लीट होने के बाद में आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर प्यारे दोस्तों ये जो जोड़ा बना है, समजात गुणसूत्रों का, जिसके अंदर दो गुणसूत्र है, इसी को बोला जाता है बाइवेलेंट। और इस बाइवेलेंट में आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको भी दिखाई देंगे चार अर्ध गुणसूत्र, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अगली फेज में दिखेंगे, तो आपको यहां पर नोट नहीं करना। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये किसकी सहायता से जुड़े हुए हैं भाई? सेंट्रोमियर की सहायता से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बताऊं, ध्यान से समझना। एक ही गुणसूत्र की जो दो भुजा होती है ना, इनको आपस में बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। एक ही गुणसूत्र की जो दो भुजा होती है, इनको आपस में बोला जाता है प्यारे दोस्तों सिस्टर क्रोमेटिड। और दो अलग अलग गुणसूत्र की, भाई आप पढ़ रहे हो यहां पर कि सर ये जो गुणसूत्र है ये समजात गुणसूत्र है, अच्छी बात है। लेकिन जो समजात गुणसूत्र तो है, लेकिन इस जोड़े में गुणसूत्र तो कितने हैं? दो है ना, बिल्कुल एक दूसरे के समान है, लेकिन है तो अलग अलग गुणसूत्र। और अलग अलग जो गुणसूत्र है, इनकी जो भुजा होती है ना, इनको आपस में बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आप सिंपल सा लिख भी सकते हो इनके बारे में। एक ही गुणसूत्र की दो भुजा, एक ही गुणसूत्र की कितनी भुजा? दो भुजा। और बात करें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की, तो याद रखिएगा दो गुणसूत्र की भुजाएं, और
कौन सी अवस्था की बात कर रहे हो आप? जाइगोटीन की बात कर रहे हो। और जाइगोटीन में आपने क्या लिखा था कि सर एक तो इसके अंदर सिनेप्सिस की घटना देखने को मिलती है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो बाइवेलेंट देखने को मिलता है, और वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ये दो समजात गुणसूत्रों का जो जोड़ा है इसको बाइवेलेंट बोला जाता है, और ये बाइवेलेंट का जो निर्माण यहाँ पर हुआ है, दो समजात गुणसूत्रों का जो युग्मन हुआ है एक दूसरे के जो पास आए हैं, इसी घटना को बोला जाता है सिनेप्सिस से। साथ ही साथ आप ये भी बताना कि ये जो गुणसूत्र है ना, ये गुणसूत्र समजात है। ये जो भी गुणसूत्र है कैसे गुणसूत्र है? समजात गुणसूत्र है। बाइवेलेंट का निर्माण हमेशा समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है, ठीक है। इसी के साथ जाइगोटीन जो अवस्था है ये कंप्लीट होती है, और इसके बाद में अगली जो फेज आती है जिसका नाम है पेचिटीन, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अगली स्लाइड पर ले लेते हैं, या यहीं समझा दूं मैं आपको, ध्यान देना। ये आपके पास में कोई भी सेल है जो आपने स्टार्टिंग में ली है पेत्रक के रूप में, और इसके अंदर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका की बात करें तो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है, और साथ में केंद्रिका भी यहां पर विलुप्त होने वाला है, ठीक है। और जो समजात गुणसूत्र है इनके मध्य अब क्या होने वाला है प्यारे दोस्तों? क्रॉसिंग ओवर। ध्यान से समझना। ये एक गुणसूत्र है, और ये दूसरा गुणसूत्र है। दोनों के सेंट्रोमियर अलग अलग है, इसका सेंट्रोमियर यहां पर और इसका सेंट्रोमियर यहां पर। इसको भी आप नाम लिख दो कहीं पर, यहां लिख दो, चलो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार लिख दो आप। ये क्या है? सेंट्रोमियर। ठीक है। अब क्या होगा यहां पर? भुजाएं आपस में मिल जाएगी, अलग अलग कलर से दिखा देते हैं इनको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस प्रकार से ये भुजाएं आपस में मिल जाएगी। और ये भुजाएं जो आपस में मिली है, यहां पर जो जीनों का आदान प्रदान हुआ है, इसे ही तो क्या बोला जाता है? क्रॉसिंग ओवर। शॉर्टकट में सीओ लिखा होता है। इसका सीधा सा मतलब इतना सा ही है, जीनों का आदान प्रदान। जीनों का आदान प्रदान, ठीक है। तो यहां पर दोनों भुजाएं मिल गई, इधर वाली भुजा भी मिल गई। लेकिन आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो भुजाएं मिली है ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है? तो ध्यान से देखना,
दो अलग अलग गुणसूत्रों की भुजाएं मिली है, एक ही गुणसूत्र की भुजा नहीं मिली। मतलब मैंने ब्लैक वाले को ब्लैक वाले के साथ नहीं मिलाया, रेड वाले को रेड वाले के साथ नहीं मिलाया, ब्लैक वाले को रेड वाले के साथ मिलाया है, इसका मतलब ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है प्यारे दोस्तों? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और बात किसकी कर रहे हो आप? कौन सी अवस्था की बात कर रहे हो? पेचिटीन की। और साथ ही साथ आपने एक बात और पढ़ी थी यहां पर, याद करो क्या पढ़ा था आपने? आपने सिंपल सा पढ़ा था कि यहां पर सर है ना, स्पष्ट अगर बात करें टेट्राड की, तो वो टेट्राड किस में देखने को मिलता है? पेचिटीन में देखने को मिलता है। और आपको दिखाई भी दे रहा है सर डायग्राम में। टेट्राड का मतलब, टेट्रा का मतलब चार, और यहां पर एक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना है, और दो गुणसूत्र आपस में भुजा का यहां पर मिलान हो चुका है। और ध्यान रखना, ये जो भुजाओं का आपस में यहां पर मिलान होने के बाद में इसको, इस कॉम्प्लेक्स को आप एक साथ में देखोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा टेट्राड। ठीक है। बाकी कुछ जगह ये जो बाइवेलेंट है, इनको बोला जाता है कि यहां पर जो सूत्र युग्मन, सिनेप्सिस को हिंदी में बोला जाता है सूत्र युग्मन। ठीक है। दो जो युग्म का जो निर्माण हुआ है, जिसमें दो गुणसूत्र, दो जो समजात गुणसूत्र है, वो आपस में पास पास आए। ठीक है। और ये सूत्र युग्मन की घटना होने के बाद में यहां पर एक सह मिश्रण का निर्माण होता है, जिसका नाम होता है सिनेप्टोनिमल। ठीक है। वो टर्म भी आपको आगे उसको बताऊंगा मैं। ठीक है। इस टेट्राड की अगर बात करें, तो इस टेट्राड में है क्या? तो ध्यान रखना, इसमें चार अर्ध गुणसूत्र है, चार अर्ध गुणसूत्र। और ये स्पष्ट रूप से टेट्राड जो है, ये पेचिटीन अवस्था में ही दिखाई देता है। तो आपको इसकी जो फेज है, वो पेचिटीन फेज ही याद रखनी है। तो इसी प्रकार से आपने बातों ही बातों में सबसे पहले जिस फेज के बारे में आपने बात की, उस फेज का नाम क्या था बताओ? उस फेज का नाम था लेप्टोटीन। और इसके बाद में अगली फेज की बात की, जिसका नाम था जाइगोटीन। और जाइगोटीन के बाद में आपने बात कर ली किसके बारे में? पेचिटीन के बारे में। अगली फेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम आपने पढ़ा था डिप्लोटीन। ध्यान से समझना। पेचिटीन के बाद में जो डिप्लोटीन है, उस अवस्था की बात करते हैं। तो सबसे पहले यह नाम ही लिख देते हैं, डिप्लोटीन। वही आपके पास में सेल है, इसके अंदर यहां पर केंद्रक झिल्ली है और केंद्रिका है। और समजात गुणसूत्रों का आपने एक जोड़ा लिया था, तो वही एक जोड़ा है। बहुत सारे जोड़े हो सकते हैं, लेकिन जो काम एक जोड़े में होगा, वही काम सभी में होगा सेम। तो एक के बारे में आपने स्टडी कर ली, तो बाकी के बारे में करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अभी डिप्लोटीन के बारे में बात कर रहे हो ना? तो अभी तो इसके अंदर अक्षेप की संरचना बनेगी सबसे पहले। ध्यान से समझना। ये ए गुणसूत्र, और इसी प्रकार का दूसरा गुणसूत्र। इसीलिए तो इनको क्या बोला जाता है? समजात गुणसूत्र बोला जाता है। अब यहां पर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, अब ध्यान देना,
ये जो भुजाएं मिली है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीनों का आदान प्रदान होने के बाद में, अब ये अलग अलग होने के लिए जा रही है, ध्यान से समझना। अब देखो आप, यहां सेंट्रोमियर और यहां पर भी क्या है, सेंट्रोमियर। और इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ना, बताओ ये किस शेप में है, अक्ष शेप में है। कौन सी अवस्था में दिखाई देती है ये, डिप्लोटीन के अंदर, डिप्लोटीन में ये दिखाई देती है। तो ध्यान रखना इसी का नाम होता है क्याजमेटा। ये जो अक्ष शेप की संरचना है इसी का नाम क्याजमेटा होता है। यहां देख सकते हो आप, बिल्कुल इस प्रकार से क्रॉस है ना, ये एक दूसरे के विपरीत, इसी को बोला जाता है क्याजमेटा। इसी के साथ ये डिप्लोटीन अवस्था यहां पर कंप्लीट होती है। और इस डिप्लोटीन के बाद में अगली जो फेज आती है जिसका नाम होता है डाइकाइनेसिस। तो ये आपके पास में सेल थी जिसमें जब डाइकाइनेसिस अवस्था आएगी तो ये केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाएगी। तो मैं इस डायग्राम के अंदर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं दिखा रहा आपको। साथ ही साथ जो सेंट्रियोल है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लग जाएंगे। तो आपने स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर सेंट्रियोल दिखाया होगा, समझने के लिए बिल्कुल आपने स्टार्टिंग में बताया है। तो आप ध्यान देना, आपने इस कोशिका के अंदर इस साइड के अंदर सेंट्रियोल बनाया था, तो मैं भी यहाँ पर बना देता हूँ। और इससे ये सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम के अंदर थे, संख्या में 2 थे, ये एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पर गति प्रारंभ कर देते हैं। ये मैंने आपको क्या दिखाया है यहाँ पर, ध्यान देना, सिंपल सा आपको याद रखना है, सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की तरफ गति प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, बात करें यहां पर गुणसूत्रों की तो उनका क्या होगा। ये गुणसूत्र है आपके सामने, और दूसरा इसके जोड़े के अंदर जो गुणसूत्र था उसको आपने दिखाया था रेड कलर से, इस प्रकार से। देखो मैं डायग्राम को भी इस टाइप से बना रहा हूं ताकि इसकी थ्योरी आपको डायग्राम में दिख के, ठीक है, और यहां पर शायद साफ साफ आपको दिखती भी है। देखो ये इधर वाला जो गुणसूत्र था इसका कलर आपने कैसा लिया था, ब्लैक, और इधर वाले का कैसा लिया था, रेड। यहां पर जो अब क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो यहां पर भुजाओं के अंदर जीनों का आदान प्रदान हुआ। मतलब आपने एक बार मान लिया कि इसके अंदर जीन जो रेड कलर के थे और इसमें ब्लैक कलर के थे। फिर यहां पर अक्ष शेप की संरचना बनी है, क्याजमेटा का निर्माण हुआ है। लेकिन अब आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो देखो ये गुणसूत्र स्टार्टिंग में आपने जब लिया था तो रेड था, लेकिन अब इसकी भुजाओं के ऊपर आपको ब्लैक निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो गुणसूत्र आपने जब स्टार्टिंग में लिया था तब ब्लैक था, और अब इसके ऊपर आपको रेड निशान भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, जीनों का आदान प्रदान हो चुका है। एक बार आप समझने की कोशिश करना, जैसे आपने मेहंदी लगाई है, अभी अभी लगाई है ताजा, एक हाथ के आपने लगाई है और दूसरे हाथ के आपने नहीं लगाई, या फिर आपने लगा रखी और आपके साथ वाले ने या जो भी है उसने नहीं लगा रखी, और आपने उसका हाथ पकड़ा, एक बार आपने हाथ पकड़ के वापिस छोड़ दिया, और आपके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, और जिसका आपने हाथ पकड़ा उसके हाथ में मेहंदी नहीं लगी हुई थी। तो मेरे को ये बताओ जो
अभी अभी आपने जो मेहंदी लगाई है, गिल्ली जो मेहंदी है, जब उसका हाथ है आपके हाथ से जहां जहां से टच होगा उसके हाथ में क्या लग जाएगी? मेहंदी लग जाएगी। और जहां से टच होगा और उसके हाथ में लगेगी वहां से आपके हाथ से वो गायब हो जाएगी। सेम ऐसा ही काम यहां पर हुआ है, ध्यान देने की कोशिश करना। ये समझात गुणसूत्रों का यहां पर जो जोड़ा था और इसकी जो भुजाएं हैं ये आपस में जब यहां पर मिली तो यहां पर जीनों का आदान प्रदान हो गया। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस गुणसूत्र के जीन इसमें आ चुके हैं और इस गुणसूत्र के जीन इसमें आ चुके हैं। और प्यारे दोस्तों, इसी को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर, जिसको हिंदी में बोला जाता है जीन विनिमय। लेकिन एक चीज और समझना, जब ये जो गुणसूत्र है यहां पर इनकी भुजाएं मिली है, फिर ये जो भुजाएं हैं ये आपस में यहां पर जब इनका टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो ये एक दूसरे से अलग होने की कंडीशन में है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी तो यहां पर संरचना दिखाई देगी अक्ष के आकार की। क्योंकि देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखो ये मार्कर है, इसी प्रकार से एक बार आप मान लो कि एक दूसरा मार्कर है, ठीक है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये जो मार्कर है दोनों, ये इधर से अलग होना स्टार्ट होता है और इधर से अलग होना स्टार्ट होता है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं और इस समय आप इसकी संरचना देखोगे तो बिल्कुल ऐसा क्रॉस नुमा आपको दिखाई देगा, मतलब अक्ष के आकार का दिखाई देगा। साथ ही साथ ये भुजाएं जब अलग होगी, ये इस पॉइंट से भी अलग होने के बाद में जब ये अलग होगी ना, तो प्यारे दोस्तों याद रखना ये बिल्कुल से अलग नहीं होगी। यहां पर एक तंतुनुमा संरचना भी आपको दिखाई देगी। जिस प्रकार से जो चाशनी होती है, चाशनी से आप रसगुल्ले को अलग करते हो, तो मेरे को ये बताओ कि उस चाशनी में से उस रसगुल्ले को आप पकड़ते ही वो अलग हो जाता है क्या? नहीं होता। थोड़ी सी देर, थोड़ी मतलब दूरी तक उसके साथ में, उसकी सरफेस के पास में जो भी चाशनी थी वो उसके पास साथ आने की कोशिश करती है, मतलब एक लार सी आपको दिखाई देती है और फिर वो अलग हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, तो ऐसा ध्यान रखना, ऐसा ही सेम यहां पर होता है। और ये जो बीज के अंदर है, यहां पर आपको जो संरचना दिखाई दे रही है ना, ये तंतु रूपी संरचना दिखाई देती है, तंतु रूपी संरचना। और वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो ये तंतु रूपी संरचना इस डिप्लोटीन के एंड में दिखाई देती है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि डाइकाइनेसिस के स्टार्टिंग में दिखाई देती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यहां पर ये दोनों यहां एक दूसरे से अलग अलग हो गए, बिछड़ चुके हैं बेचारे, और इसी को बोला जाता है उपांति भवन। इंग्लिश में अगर बात करें तो बोला जाता है प्यारे दोस्तों टर्मिनलाइजेशन। और बात आप कौन सी फेज की कर रहे हो? डाइकाइनेसिस की। डाइकाइनेसिस की बात कर रहे हो, तो इसी के साथ सबसे लास्ट वाली फेज बढ़ी आपने डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस से पहले आई डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के पहले पेचिटीन, पेचिटीन के पहले जाइगोटीन और जाइगोटीन के पहले लेप्टोटीन। और इसी के साथ जब ये पांचों अवस्थाएं यहां पर कंप्लीट होती है तो इसका मतलब मियोसिस फर्स्ट का सबसे, आप बता रहे थे ना कि सबसे लंबी और जटिल अवस्था होती है, ये यहां पर क्या होती है? कंप्लीट होती है। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि मियोसिस फर्स्ट की मतलब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की, प्रोफेज प्रथम की जो अवस्थाएं हैं उनको विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्लास के अंदर आपने यहां पर क्या किया? डायग्राम की सहायता से प्रत्येक चीज को शानदार तरीके से समझ लिया। अब अगली क्लास के अंदर इन बातों को नोट कर लेंगे। पहले तो बात करेंगे इस प्रोफेज फर्स्ट के बारे में, और इस प्रोफेज फर्स्ट की ये जो पांचों अवस्थाएं हैं इनके बारे में। वैसे जो इनके की पॉइंट है वो आप लिख चुके हो, लेकिन इनके बारे में भी कि ये सिनेप्सिस क्या होता है, बाइवेलेंट क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की डिफाइन क्या है, क्याजमेटा की डिफाइन क्या है, ये बातें करने वाले हैं। बाकी बेसिक बातें तो आप लिख चुके हो, डायग्राम भी आप बना चुके हो और डायग्राम में आपको दिखाई भी दे रहा है यहां पर, ठीक है। फिर जब इन पांचों के बारे में नोट कर लेंगे तो यहां पर प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर मेटाफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, एनाफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और टिलोफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर डाइकाइनेसिस कर देंगे, मतलब मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कर देंगे। अगली क्लास में करेंगे। आप याद रखना आपने एंड के अंदर कौन सा डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बनाया है। अब यहां पर आते आते प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गई, तो ध्यान से समझना अब क्या आएगी?
मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में ये जो गुणसूत्रों का जो जोड़ा है ना, जो भी समजात गुणसूत्र है, ये एक सीधी रेखा पर व्यवस्थित हो जाएंगे, जिसको मध्य प्लेट या मेटाफेज प्लेट बोला जाता है। ठीक है, और ऐसा मैंने एक जोड़ा लिया है, बहुत सारे जोड़े, सभी जोड़े विषुवत रेखा पर व्यवस्थित हो जाएंगे। फिर क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट आएगी, जिसमें ये समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं ये पृथक पृथक होंगे। ठीक है, और जब समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े पृथक पृथक होंगे, यही जिम्मेदार होता है, ध्यान रखना किसके लिए, जो गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है ना, इसके लिए यही जिम्मेदार होता है। ये बात आपको समझ में आएगी अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए अभी इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।